नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ समय में जो टॉपिक महत्वपूर्ण रहा है, हमने लगभग उन सभी टॉपिक पर चर्चा कर लिया है। अब जो है एकदम आप प्रीलिम्स के करीब हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसा हो सकता है जो अंतिम समय में बिल्कुल आपको पढ़ के जाना चाहिए। ऐसे टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है आते हैं पहले टॉपिक पर। क्या है आज का पहला टॉपिक, पहले प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर है कि हाल ही में प्रागैतिहासिक काल, देखिए यहाँ से हम लोग लगातार जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हम यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रश्न का समाधान ढूंढना है, अप्रोच क्या लगाना है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित औजारों की खोज के कारण चर्चित मंगरबाणी क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कहा गया है? काल की चर्चा की गई है, औजारों की खोज के हुआ है, उसके कारण यह क्षेत्र चर्चा में रहा है। और इस तरह का प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है। यूपीएससी हमेशा ही देगा कि अखबारों में चर्चा में रहा या हाल ही में चर्चा में रहा ये चीजें। तो इस क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसके विषय में मंगरबानी के विषय में समझ लीजिए। दरअसल मंगरबानी जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिला में स्थित है। अब जानते हैं वहां पर इसे एक पवित्र वन क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या चीज मैंने बोला? पवित्र वन क्षेत्र, ध्यान रखना है। ये यहीं से जो है ये चर्चा में बना है और फरीदाबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर औजारों की खोज हुई है जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बताए गए हैं। अब ये औजार जो है मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। यह क्षेत्र कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला में स्थित है और जैव विविधता, सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमारा जो जवाब होने वाला है वह हरियाणा होने वाला है। लेकिन जो चीजें मैंने कहा, चाहे वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को लेकर के मैंने बात किया, मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को इन औजारों को दर्शाने वाला कहा, अरावली पर्वतमाला, ये सारी चीजें आपको फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट में आ सकता है। अब दूसरे पर आते हैं। वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, 4 स्टार लगा दीजिए। चर्चा में रहा है और पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत भी ये इसका एक हिस्सा रहा है, भारत पर भी रिपोर्ट आया है। तो जरा देखते हैं। वर्ष 2024 में 2024 को लेकर के बात किया गया है। 2025 का रिपोर्ट है, ध्यान से समझना है। 2025 का रिपोर्ट है और 2024 में क्या कंडीशन रहा है उसको बताया गया है। गलती से एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2024 देख लें और 24 होगा तो 23 की बात बताएगा। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर समझते हैं, वर्ष 2024 में आपदा से होने वाले विस्थापन में अमेरिका शीर्ष पर रहा। ध्यान देना है, डिजास्टर की बात की गई है और उसमें कहा गया है कि अमेरिका जो है वह शीर्ष पर रहा है। आंतरिक विस्थापन की बात की गई है। अब भारत की चर्चा दूसरे स्टेटमेंट में है कि भारत में सर्वाधिक विस्थापन जो है उसकी वजह क्या है? बाढ़ का कारण। और ये 2024 को लेकर के हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये 25 वाली रिपोर्ट जो होगा वो पिछले साल का होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। यूरोप व मध्य एशिया में विस्थापन का मुख्य कारण क्या रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध। यानी कि 3 अलग अलग रीजन की आपसे कहा गया है कि अगर अमेरिका में विस्थापन हुआ है उसकी वजह आपदा रहा है। पहली चीजें देखना होगा कि क्या अमेरिका में यहां पर जो कहा गया है कि विस्थापन में शीर्ष पर रहा, ये है भी सही कि नहीं। दूसरा, यदि है तो क्या वो डिजास्टर उसका वजह है। भारत पर आएंगे तो भारत में देखेंगे कि क्या भारत में सर्वाधिक विस्थापन की क्या कंडीशन है इस रिपोर्ट के आधार पर, और यदि ऐसा हुआ है तो क्या बाढ़ उसकी वजह है। तीसरा क्या है? यूरोप और मध्य एशिया को लेकर के बात किया गया है, विस्थापन की क्या स्थिति है, और यदि विस्थापन उस लेवल पे हुआ है तो क्या रूस यूक्रेन वॉर उसकी वजह है। यानी कि इतने तौर तरीके से आप प्रश्न को समझ पाए और उसके बाद ध्यान रखना है कि आपसे कौन सा कथन सही है पूछा गया है 3 स्टेटमेंट में से। इतनी बातें समझ गए, प्रश्न का पोस्टमार्टम कर दिया। अब चलते हैं जवाब पर। वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट ग्रिड 2025 को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए 2025 में जो रिपोर्ट आया है तो ये 2024 को लेकर के बात किया है। ये मैं लगातार आपको बताता चल रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अमेरिका को लेकर के सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या अमेरिका में विस्थापन की बातें की गई है। देखिए यह सच है कि अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ है पिछले साल और इसकी वजह माना गया है आपदा को।
और वह आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे ना तो तकरीबन 11 मिलियन का है। 11 मिलियन का कहने का मतलब हो गया कि 1.1 करोड़ के आसपास लोग जो है वह अमेरिका में विस्थापित हुए हैं। अब एक बात यहां समझिए, यह आंकड़ा जो बताता है ग्रिड 2025 का अमेरिका को लेकर के, तो कहा गया कि 2024 में जो अमेरिका की हालत हुआ है डिजास्टर के वजह से विस्थापन, यह किसी भी देश में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये सही है, ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा। अब भारत की बात करते हैं कि भारत की क्या कंडीशन है 2024 में लेकर के। भारत में विस्थापन जो 2024 में हुआ था वो तकरीबन जो है 5.4 मिलियन हुआ था। 5.4 मिलियन यानी कि तकरीबन कह सकते हैं कि 54 लाख के आसपास ये विस्थापन हुआ था। अब देखिए ये 2024 की बात कह रहा हूं, 2024 में भारत में विस्थापन था जो ये 2025 की रिपोर्ट कहता है। अब समझिए कि विस्थापन जो भारत में हुआ है पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तकरीबन 12 वर्षों की कंडीशन, तो उसके बाद भारत में सबसे बड़े स्तर पर विस्थापन ये रिपोर्ट कह रहा है। क्योंकि इस रिपोर्ट का कहना है कि 2024 में जो भारत में विस्थापन ये हुआ है 54 लाख का, ये 2012 के बाद जो है सबसे अधिक आंकड़ा है। यानी कि इसके बाद जो है यही 12 साल लग गए इतने अधिक विस्थापन होने में। अब विस्थापन हुआ है तो क्या उसकी वजह बाढ़ है? तो जवाब है हाँ, बाढ़ के वजह से भारत में बहुत अधिक विस्थापन हुआ है। और असम राज्य की अगर चर्चा करेंगे, खास करके कई राज्यों में विस्थापन हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो वो असम राज्य में बहुत बड़े स्तर पर जो है वह विस्थापन होता नजर आया है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, पहला दूसरा दोनों सही। अब तीसरा पर चलते हैं। तीसरा भी 2025 का रिपोर्ट है, चर्चा 2024 का ही रहेगा, ध्यान रखना है, ये अपने तरफ से आपको समझते चलना है। अब दो बातों पर ध्यान दीजिए, यूरोप और मध्य एशिया। तो निश्चित तौर पर यूरोप में विस्थापन तो हुआ है, मध्य एशिया में भी विस्थापन हुआ है। फिर यहाँ पर एक चीज है कि ये आंकड़ा कितना हो सकता है, तो ये आंकड़ा कहा गया कि तकरीबन जो है वह 8 लाख के आसपास हो सकता है। ये इन दोनों जगह को जोड़ करके देखेंगे। लेकिन अब एक प्रश्न है कि क्या इस विस्थापन की बड़ी वजह जो है वह रूस यूक्रेन युद्ध है? देखिए जो तकरीबन 8.5 लाख के आसपास आंकड़ा है, इसमें से यह रिपोर्ट कहता है कि 60% जो विस्थापन हुआ है उसका वजह रूस और यूक्रेन युद्ध है। यानी कि निश्चित तौर पर जो है यह विस्थापन हुआ है और यह स्टेटमेंट भी इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 को लेकर के सही है। तो कुल मिलाकर के तीनों ये स्टेटमेंट सही हो गया। पूछा गया था कौन से कथन सही हैं, तो डी में चलते हैं, 1 2 3 तीनों है, हाँ ठीक है। तो डी विकल्प जो है आपका सही जवाब हुआ। आप इस रिपोर्ट को सही से समझ गए ना? आप चाहें तो थोड़ा सा गूगल करके, या आजकल तो चैट जीपीटी है तो बहुत अच्छे से मिलके आ जाता है, कंटेंट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हालांकि जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो अपने आप में बेहद पर्याप्त है, ठीक है। भारत को लेकर के चीजें नहीं भूलना है, चूंकि ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, चूंकि आजकल देखा जाता है क्या है, यूपीएससी के द्वारा ना कुछ ऐसा थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक पूछ लिया जाता है और कई बार क्या होता है कि लोग उसको स्किप कर देते हैं और वही प्रश्न में आ जाता है। तो ध्यान रखना है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हाल ही में बीता है, 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए इसको चर्चा कर लेते हैं। और मई में ही आपका जो है वह एग्जाम भी है, तो इसलिए थोड़ा देख लेना चाहिए। अब इसके उद्देश्य को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है तो देख लिया हमने, लेकिन उद्देश्य क्या है? देखिए समाज और स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों का योगदान क्या है, नर्स क्या योगदान देती है, उसको एक तरह से भुनाना, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, नर्सों को थैंक यू कहना, और दूसरी बात नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसको बढ़ाना, उसको सम्मान देना। दरअसल वर्ष 1974 की बात करते हैं। देखिए 1974 में होता क्या है, वर्ष 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा इसे मनाने की घोषणा की जाती है कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट करेंगे, और इसके लिए 12 मई को चुना गया। अब एक प्रश्न बनता है कि 12 मई ही क्यों? भाई डेट तो कुछ भी हो सकता था, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को ही क्यों? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये नर्सिंग के जो जन्मदाता हैं उनके सम्मान में किया जाता है। उनका जो जन्म दिवस है वह 12 मई जो है 1820 रहा था। कौन है नर्सिंग के जन्मदाता? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा इनके विषय में। इनका जन्म जो है वह 12 मई 1820 को हुआ था, तो इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में रख लिया गया। इतना मामला समझ में आ गया? कुछ भी फैक्ट इससे घुमा फिरा के पूछे काम बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए।
चलिए चौथे पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यदागिरी गुट्टा मंदिर, यदागिरी गुट्टा मंदिर चर्चा में रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दोनों चीजें, जब कोई टॉपिक अप्रोच समझिए कि कौन सा टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, आखिरी के कुछ दिनों में यही सब करना है। अब आपको जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उस पर विश्वास करिए। अब देखिए कैसे यह टॉपिक जो है क्या आर्ट एंड कल्चर से जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। और क्या यह टॉपिक करंट अफेयर से जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। तो ऐसे टॉपिक जो मल्टी डायमेंशन लेकर के चल रहा है, यूपीएससी की नजर वहीं है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को ध्यान से देखना है। अब देखते हैं यहां पर यदागिरी गुट्टा मंदिर, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, हम लोग को कहा गया विचार कीजिए, हम लोग करेंगे विचार। और यहां पर कहा गया है सही है कौन सा कथन, ठीक है। कितने वाला अभी तक नहीं आया है, आजकल एक विकल्प आ रहा है कितने वाला, तो ऐसे कहीं पर विकल्प में तुरंत अवेयर करना है अपने माइंड को, ठीक है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। अब 4 यहां पर स्टेटमेंट दिया है, आराम आराम से सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा इस जो प्रश्न है इसमें एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके, कैसे कॉमन सेंस लगा करके आप इस प्रश्न को बिना जानकारी हुए भी इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। एक स्टेटमेंट को देखिए, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, देखेंगे आएंगे उस पर, ठीक है। इसका निर्माण जो है नागर शैली में हुआ है, देखेंगे। मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। ये 3 कीवर्ड हो गया। हर स्टेटमेंट का कीवर्ड पहले निकाल के ऐसा ही सर्कल करके एग्जाम हॉल में करना है, बिल्कुल ये पैटर्न अपनाइएगा सॉल्व करते हुए। मंदिर की वास्तुकला जो है हिंदू आगम शास्त्र पर आधारित रखा गया है। क्या आर्किटेक्ट की बात की गई है इस मंदिर की, किस मंदिर की, यदागिरी गुट्टा मंदिर। अब कुछ बात समझिए, यहां पर जो शिव को लेकर के चर्चा किया गया है, दरअसल यह मंदिर जो है वह भगवान नरसिंह को समर्पित है। नरसिंह, श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी है ना, उनको समर्पित है, ना कि भगवान शिव को। तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा खेल यहां पर समझिए। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताना। नाम देखिए क्या है, यदागिरी गुट्टा मंदिर। तो क्या यदागिरी गुट्टा मंदिर ऐसा शब्द, ऐसा नाम जो है आप उत्तर भारत में सुनते हैं? आपने यूपी में ऐसा मंदिर का नाम सुना है, ऐसा नाम सुना है? क्या आपने बिहार में सुना, मध्य प्रदेश में सुना? नहीं। तो ये नाम हमें कहाँ मिलता है? दक्षिण में स्थित कुछ राज्यों में। समझिए इस चीज को। तो दक्षिण में जो स्थित राज्य हैं, जब आपको मैं मंदिर शैली पढ़ा रहा था तो आपको ध्यान होगा कि मैंने नागर शैली की चर्चा कहाँ किया था, कि उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली देखने को मिलता है। और देखिए ये कैसे आर्ट एंड कल्चर यहां पर आ गया। दक्षिण भारत के मंदिरों में क्या मिलता है, बताएंगे क्या मिलता है? द्रविड़ शैली। तो अब देखिए कुछ नहीं हम जानते थे, हमें बस इस शब्द पे गौर करना था। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा काम कर रहा है। हमने कहा कि भैया यहाँ जो है ये शब्द जो है वो उत्तर का तो नहीं लगता है, वो द्रविड़ भाषा परिवार का लगता है। और द्रविड़ भाषा परिवार में अगर कोई मंदिर है, यानी कि जो है ये द्रविड़ स्थित जो क्षेत्र हैं वहां पर मंदिर है और वहां पर द्रविड़ शैली में काम करता है, नाम ही है नागर शैली, उत्तर भारत में होगा। और इस तरह से हमने इस चीज को जान लिया, समझ गए। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिना कुछ जाने हुए हम इस स्टेटमेंट को गलत कर चुके हैं। तो आधा काम तो हमने ऐसा ही कर लिया। अब समझ लीजिए, यहां पर फैक्ट देख लीजिए, यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है, यानी कि ये सही था, ये गलत। हमने अभी तक कॉमन सेंस लगाया था, अब फैक्ट बता दिया मैंने आपको। और केरल मंदिर स्थापत्य के तत्वों के प्रभाव के साथ निर्मित है, ना कि नागर शैली में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो केरल का जो आर्किटेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इस पे काम किया गया है और द्रविड़ शैली के साथ। अब कहता है कि मंदिर पूरी तरह पत्थर से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि हाल ही में पुनर्निर्मित जो यदाद्री मंदिर है वो पूरी तरह से काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर पत्थर का नाम नहीं भी दिया है, लेकिन अगर इतना कह दिया कि पत्थर से बना हुआ है, तो मोस्ट सुटेबल जो वर्ड है ना, जो सेंटेंस है, उसके साथ आपको जाना है। आपको फिर रोक करके सोचने नहीं लगना है कि भाई ग्रेनाइट पत्थर तो है ही नहीं। तो ग्रेनाइट पत्थर नहीं है तो कोई और दूसरा संगमरमर की भी तो चर्चा नहीं किया है ना, समझना है। तो पत्थर सीधा कहा है तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ठीक है, ओके ग्रेनाइट है इसका मतलब पत्थर, तो हम इतना मान लेते हैं, तो इसे हम सही मान के चलेंगे, ये गलत था, ठीक है। हाँ, उसके बाद मंदिर की वास्तुकला हिंदू आगम शास्त्र पर आधारित है, यानी कि आर्किटेक्ट की बात की जा रही है, जो मैंने कहा कि जीर्णोद्धार हुआ है। तो मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है वह आगम शास्त्र, जो हिंदू शास्त्र है उसके अनुसार किया गया है, जो कि पारंपरिक मंदिर वास्तुशास्त्र का एक हिस्सा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे यह स्टेटमेंट भी आपको सही नजर आएगा।
तो हमने क्या देखा दोस्तों कि पहला और दूसरा गलत था, ठीक है। कौन सा सही? पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है, तो तीसरा चौथा सी में है, ठीक है। सी विकल्प के साथ चलेंगे हम। कुल मिलाकर के आपने देखा कि प्रश्न का समाधान कैसे करना है, आसान है, कठिन है, टॉपिक आएगा नहीं आएगा तो बात की बात है, अरे ये टॉपिक नहीं आएगा तो कोई और टॉपिक आएगा, लेकिन अप्रोच आपको पता चलेगा तो आप अपने आप को एकदम कूल रखेंगे। और इस तरह का फर्जी स्टेटमेंट जो आपके सामने आएगा, जो केवल आपके टेम्परामेंट को चेक करेगा, नॉलेज को चेक नहीं करेगा, उसको आप आराम से जो है बाहर निकाल देंगे और फिर आसानी से आप प्रश्न तक पहुंच पाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलें, 5वां पर डिजिटल पहुंच का अधिकार, 5 स्टार लगा देना है इसको। एग्जाम के ना एक दिन पहले भी इसको रिवीजन करके जाना है। डिजिटल पहुंच का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? कोई नया अनुच्छेद वगैरह इसके लिए नहीं जोड़ा गया है, कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है। फिर हुआ क्या है, क्यों चर्चा में आया है? सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करता है, संविधान के विस्तार करने का अंतिम अधिकार किसके पास पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है संविधान की व्याख्या करते रहती है, और एक अनुच्छेद है, फंडामेंटल राइट में चलेंगे तो वहां मिलेगा आर्टिकल 21, संविधान का भाग कौन सा? 3। क्या है ये? फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, रिवीजन कैसे हो रहा है? अब देखिए यहां पर आर्टिकल 21 की जब चर्चा करेंगे, क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है हमारा संविधान। अगर आपके स्वतंत्रता का, जीवन का हनन हो रहा है तो सीधा क्या कर सकते हैं? रीट फाइल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आप, ये हम सब जानते हैं। अब हो क्या रहा है पिछले कुछ समय से कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 का लगातार विस्तार किया जा रहा है। यह आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने इस आर्टिकल पर बैक टू बैक पिछले 5 साल में 2 बार प्रश्न पूछा है और दोनों का जवाब यही था, समझ सकिए। यानी कि 2019 के बाद पेपर आप देखो, जो पीवाईक्यू में लगातार कहता हूं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा आपने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरा पलट के देख लीजिए, 2019 के बाद है कि नहीं। ये 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आर्टिकल 21 ही पूछा गया है, और इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार कर दिया है, तो फिर से ये चर्चा में रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी जो बात किया है वो डिजिटल पहुंच के अधिकार की बात किया है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा है। लेकिन क्या केवल डिजिटल की वजह से यह मामला है आर्टिकल 21 चर्चा में आया? नहीं, आपको ध्यान होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या और विस्तार किया था, और पर्यावरण के इशू को भी इसमें ऐड कर दिया था। अभी तो डिजिटल वाला मामला आया ना, इससे पहले पर्यावरण वाला भी आ चुका है। तो ये दोनों इशू जो है अब 21 के अंतर्गत जा चुका है, और नागरिकों का एक तरह से ये फंडामेंटल राइट हो गया है अब। तो यहां पर जो कहा गया कि अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद तो चलो हम देख लिए, यहां पर आर्टिकल 21 है, लेकिन इस पे डिबेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो डिजिटल पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बता दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का हालिया एक निर्णय आया था, राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 का ये निर्णय, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार मानते हैं हम, और संविधान के अनुच्छेद 21 में से जोड़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की हमें गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे डिजिटल पहुंच से जोड़ते हुए कहा कि डिजिटल बाधाएं यदि होता है तो वह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का क्या करेगा? उल्लंघन करेगा। इसीलिए इसको 21 में ऐड कर दिया। मामला समझ में आ गया? इस पर अगर प्रश्न आएगा आप निकाल ले जाओगे, कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा, काम बन जाएगा। पर्यावरण वाला भी इशू ऐड रहेगा ना, पिछले साल हुआ था ये, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी को ऐड किया था, फिर इस साल ये हुआ है, तो दोनों ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। अब एक प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है, कहां पे? कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा नहीं इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ध्यान दीजिए यहां क्या कहा गया है। भारत के संविधान की चर्चा की गई और प्रियम्बल की चर्चा की गई है, प्रस्तावना पर जाकर के रुक जाना है। प्रस्तावना में एक शब्द, हालांकि कई शब्द जोड़े गए, लेकिन उसमें एक शब्द और जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द। तो कहा गया है कि समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन द्वारा लाया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, तो उस मूल संविधान में समाजवाद शब्द प्रस्तावना में क्या था? नहीं था। बाद में संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन करके समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है।
तो वह किस संशोधन के द्वारा, संविधान का कौन सा संशोधन था उसके द्वारा ये किया गया था, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। मैं लगातार देख रहा हूं आप में से अधिकांशतः लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग अपनी तैयारी के आखिरी चरण में हैं, जितनी बार भी रिवीजन कर सकते हैं कम होगा, तो बार बार रिवीजन कीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, वो बहुत जरूरी होगा। करंट पढ़ना है लेकिन करंट पूरा पढ़ते हुए और ऐसा ना हो कि स्टैटिक पोर्शन भूल जाएं, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। बाकी जो विषय थोड़ा सा कमजोर लगता हो उसको थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना है ना, तो मान के चलिए कि हर एक सब्जेक्ट का 60% जो है ना टीचर बनना पड़ेगा आपको। 60% टीचर मैं कह रहा हूं, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट इतना आपको आना चाहिए कि दूसरों को आप 60% उसका हिस्सा पढ़ा दें आप, यानी कि तकरीबन पूरा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रीलिम्स का खेल है। तो मान के चलता हूँ कि आप सब लोग ये तैयारी करके बैठे हैं, और कुछ लेक्चर और होगा, कुछ टॉपिक और होगा जो हम लगातार आपको बताते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।